हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू योर ओवन चैनल विटाइक्स मैथ्स। मैं हूं आपका दोस्त। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे और कोई शेषफल ना बचे उसे अपन क्या बोलेंगे? गुणनखंड बोलेंगे। जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 20 लेते हैं। तो अब इसको विभाजित करेंगे 2 से। कितनी बार विभाजित होगी 20 संख्या? 2 से 10 बार। फिर 2 से विभाजित करेंगे 10 को 5 बार। फिर 5 को 5 से विभाजित करेंगे 1 बार। तो ये क्या हो गया इसके गुणनखंड? 2 गुणा तो ये क्या है? 20 के फैक्टर्स। इसको क्या बोलेंगे अपन? 20 के गुणनखंड। अब हम दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। यदि दो संख्या माना ए और बी का गुणा सी हो तो ए बी संख्या सी के गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे अपन ए संख्या मान लेते हैं 2, बी संख्या मान लेते हैं 3। जब इसको गुणा करेंगे तो संख्या आएगी सी 6। तो 6 के गुणनखंड क्या है? 2 और 3। अब अपन को कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट। कि देखो, हर संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। जैसे 10 संख्या 10, तो इसका गुणनखंड 10 भी रहेगा। किसी भी संख्या के गुणनखंड सीमित होते हैं। अपन किसी भी संख्या के गुणनखंड करते हैं तो वह सीमित रहते हैं, मतलब फिक्स रहते हैं बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि असीमित होते हैं। कि संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं वह संख्या तथा सबसे छोटा गुणनखंड एक होता है। जब अपन गुणनखंड करते हैं तो सबसे बड़ा गुणनखंड वही संख्या रहती है खुद ही उसका, और सबसे छोटा गुणनखंड एक रहती है, क्योंकि कोई भी संख्या उसके मल्टीपल में हमेशा क्या रहता है? एक रहता है। अपन को गुणनखंड करने से पहले हर संख्या को डिवाइड करना होता है। जिस भी संख्या का गुणनखंड निकाल रहे हो तो अपन नियम देखेंगे कि अपन को कैसे पता चलेगा कि इसमें इस संख्या में कौन सी संख्या का भाग जा रहा है और कौन सी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। तो 2 का नियम देखते हैं पहले पहले कि 2 का भाग किस संख्या में जाता है। 2 का नियम तो सिंपल है। जैसे सम संख्या में 2 का भाग जाता है। जो कोई भी सम संख्या हो, 2 4 6 8 10, मतलब जिसके भी पीछे सम संख्या रहे या जिसके पीछे जीरो रहे वो सम संख्या होती है। फिर अपन देखते हैं 3 का नियम। यदि उस संख्या के सभी अंकों के योग 3 से विभाजित हो तो उसमें 3 का भाग जाता है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। अपन कोई सा भी एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। 8 2 1 1। तो जैसे संख्या दे रखी है, इसको चेक करना है अपन को कि इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे? ये कितनी संख्याओं की, मतलब इस संख्या में कितने अंक है? इसमें 4 अंक है। तो इन सबको जोड़ के देखेंगे अपन। 8 2 1 प्लस 1, तो 8 2 10, 10 से 11, 11 1 12, 12 में 3 का भाग जाता है, मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो अपन देखते हैं अब 4 से विभाज्यता का नियम, मतलब कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी। यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं अपन, तो अगर उसमें 4 का भाग जाता है पीछे के 2 अंकों में तो किससे विभाजित होगी? 4 से विभाजित होगी। जैसे अपन एग्जांपल लेके देखते हैं 432। इसके पीछे के 2 अंक देखेंगे 32। 32 4 से डिवाइड होती है, इसलिए 432 में 4 का भाग जाएगा। देखते हैं एक बार। देखो 432 में 4 का भाग देंगे। 4 में 4 कितनी बार गया? 1 बार। 4 से 4 गया। फिर यहाँ से उतारेंगे 3 में लगाएंगे 0 2। देखो 432 किससे डिवाइड हो गया? 4 से। तो 4 का नियम ये होता है। फिर अपन देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। यदि संख्या में इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो किससे विभाजित होगी? 5 से। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित हो तो वह 6 से भी विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है, 2 का नियम देख लिया अपन ने यहाँ पे। यदि 3 से विभाजित है, 3 का भी देख लिया, तो वह किससे विभाजित होगी? 6 से। अब देखते हैं अपन 7 से विभाज्यता का नियम। ये नियम थोड़ा जटिल है। इसमें क्या करना पड़ता है कि इकाई का अंक को दुगना करके बची हुई संख्या को घटाएं, उसमें 7 का भाग जाना चाहिए। 7 से विभाज्यता के नियम के लिए अपन 175 का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इसमें इकाई का अंक क्या है? 5। तो इसको दुगना करेंगे मतलब 10। आगे वाली संख्या कितनी बची थी? इसमें 17। 17 को घटाएंगे 10 से, कितने बचे? 7। 7 में 7 का भाग 1 बढ़ जाता है, इसलिए 175 में भी 7 का भाग
जाएगा। ये 7 से विभाज्यता का नियम है। हम वो अपन देखेंगे 8 से विभाज्यता का नियम। संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, मतलब संख्या के जो 3 अंक होते हैं पीछे वाले, वो किससे विभाजित हो? 8 से। तो वो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 8 से। अब 9 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो, इसमें भी वो 3 वाला सिस्टम है, जैसे 3 में देखा था ना अपन ने, संख्या के सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। ऐसे इसमें भी संख्या के अंकों के सभी के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। संख्या 9 के लिए अपन ये एग्जांपल लेते हैं 4,56,786। तो अब इसको चेक करेंगे अपन जोड़ के कि इसमें 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। जैसे देखते हैं अपन 6 8 14, 14 7 21, 21 6 27, 27 5 32, 32 4 36, 36 में 9 का भाग जाता है, इसलिए इसमें भी 9 का भाग जाएगा। अब देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, इनका अंतर 0 हो तो 11 से विभाज्य होती है। जैसे अपन कोई संख्या लेते हैं तो उनके जो विषम स्थान होते हैं, जैसे 1वें नंबर का स्थान, तीसरे नंबर का स्थान, 5वें नंबर का स्थान, 7वें नंबर का स्थान, इन सभी विषम स्थानों का योग, जैसे और दूसरे सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। सम स्थान कौन कौन से होते हैं? दूसरे नंबर की संख्या, चौथे नंबर की संख्या, छठे नंबर की संख्या। जैसे अपन एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन बन जाता है अपने, देखो यदि कोई संख्या 4 5 6 7 8 9 x 2 ये संख्या है पूरी, 11 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी? तो मतलब जैसे इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है? x दे रखा है, तो इसमें क्या x का मान ज्ञात करना होता है अपन को। तो अपन पहले क्या देखेंगे? विषम स्थानों पर अंकों का योग देखेंगे। विषम स्थान कौन कौन से हैं? ये वाला, ये वाला, ये। तो इनको जोड़ेंगे, 2 में 9 जोड़ेंगे, 11 11 7 18, 18 5 23, कितना हो गया? 23। और अब देखेंगे अपन सम संख्या स्थानों को, ये x 8 6 4, तो इनको जोड़ेंगे, 8 और 6 कितने होते हैं? 14, 14 4 18। अब 18 और ये x, तो एक सम संख्या वाले स्थानों का योग कितना है? x प्लस 18। तो अपन को 23 में से ये घटाने पर कितने प्राप्त होना चाहिए? 0। तो x का मान कितना रहेगा यहाँ पे? 5। x का मान 5 रहेगा, तभी तो 18 में 5 जोड़ेंगे 23 आएगा, 23 में 23 गई तो 0। तो x का मान कितना आएगा? 5। तो अपन को ऐसे सवाल भी कंपटीशन में पूछ सकते हैं। 11 से विभाजित 11 से विभाज्यता के लिए अपन एक और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे इसमें सम स्थानों पर देखेंगे 2 स्थित है, इसमें 8 है, इसमें 5 और 6, इनको जोड़ेंगे, 2 8 10, 10 5 15, 15 6 21, 7 5 कितना के 12, 12 9 21, 21 में से 21 गया तो 0। तो इसमें किसका भाग जाएगा? 11 का। अब देखेंगे अपन 12 से विभाज्यता का नियम। जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य होगी उसमें किसका भाग जाएगा? 12 का। मतलब वह संख्या 12 से डिविजिबल होगी। 3 का नियम पढ़ लिया अपन ने, संख्याओं के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। 4 का नियम पढ़ा अपन ने, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। तो 3 और 4 से जो संख्या विभाज्य होगी वो 12 से भी विभाज्य होगी। अब जैसे हम अब गुणनखंड करके देखते हैं, 5040 के गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कि इसमें किसका भाग जाएगा। अपन सबसे छोटी संख्या से इसको डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? 2 का भाग जाएगा, क्योंकि कौन सी संख्या है? ये सम संख्या है। तो अपन ने 2 का भाग दिया इसमें, पहले कितनी बार गया? 2520 बार। फिर वापस 2 का जाएगा इसमें, इतनी बार गया, यहाँ तक 2 का भाग दिया अपन ने। फिर कौन सी संख्या की? विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है। तो फिर इसको चेक करेंगे अपन 3 से। 3 से चेक कैसे करेंगे? 5 को 1 में जोड़ेंगे 6, 6 में को 3 में जोड़ेंगे 9, 9 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देके देख लिया। फिर वापस इसको चेक करेंगे, 5 और 1 कितने होते हैं? 6, 6 में 3 का भाग जाता है, इसमें भी 3 का भाग जाएगा। फिर कितने आएंगे? 35, 35। तो इसको पहले 2 से चेक करेंगे, ये विषम संख्या है इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर को 3 से चेक करेंगे अपन, 5 और 3 8 होता है, 8 में 3 का भाग नहीं जा रहा है तो इसमें भी नहीं जाएगा। 4 का भाग भी नहीं जाता है इसमें, किसका जाएगा? 5 का। कितनी बार गया? 7 बार। 7 का 7 में 1 बार। तो जो इसके फैक्टर आए ये वो सारे फैक्टर्स, ये किसके फैक्टर्स है? 5040 के। तो अपन ने चेक किया 5040 के गुणनखंड निकाल के। ऐसा ही अपन ने ये कर रखा है, ये वाला। इसमें अपन ने 2 का भाग देके देखा, 2 का भाग गया इसमें। फिर अपन ने 7 का दे लिया, 3 का भी दे सकते हैं, वैसे 7 का देके देके रखा है। ऐसे ये सवाल हो जाएगा। गुणनखंड का अन्य बिंदुओं से संबंध है, इसकी सहायता से ही अपन एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। रूट एंड स्क्वायर मतलब वर्गमूल और वर्ग, जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन वर्ग वर्गमूल का, उसमें भी ये बहुत काम आता है। क्यूब और क्यूबॉइड मतलब घन और घनमूल में भी काम आता है। फ्रैक्शन जो भिन्नों का जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं उसमें भी
गुणनखंड का बहुत अधिक महत्व होता है। तो दोस्तों अपना ये चैप्टर आज का पूरा हो गया है, गुणनखंड वाला। बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया है मैंने। अब अपन कल अगली क्लास में पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ।